नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर ग्रिड NR1 का पेपर जो रिसेंटली अभी हुआ है। काफ़ी अच्छा सेशन ये रहने वाला है। 17/12/2020 को ये पेपर हुआ है। मॉर्निंग से का ये पेपर है और NR रीजन का है ये, है ना। तो पावर ग्रिड के पेपर और भी बहुत सारे मैं 5 या 6 पेपर अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें कि NR3, ER1, ER2 और इनके पेपर में यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपने यदि अभी तक नहीं देखें तो वो वीडियो भी आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक से आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके टेक्निकल पोर्शन को, जिसमें लगभग 120 क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसका टेक्निकल पोर्शन स्टार्ट है और पहला क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। एक स्टेपर मोटर आपको दी हुई है जिसका कि स्टेप एंगल आपको दिया हुआ है 2.5%। 25 चक्कर लगाने के लिए शाफ्ट के लिए आवश्यक चरणों की संख्या याद कीजिए। दोस्तों, ये है कुछ क्वेश्चन, इसमें हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट होंगे जिसके कारण कुछ क्वेश्चन हिंदी में है, पर वो इजीली आप समझ सकते हैं, इतना टफ भी नहीं है हिंदी। तो एक कोई स्टेपर मोटर दी हुई है, 2.5 इसका एंगल दिया हुआ है। 25 चक्कर लगाने के लिए आवश्यक जो चरणों की संख्या कितनी होगी, मतलब कितने रेवोल्यूशन उसको कितने स्टेप चाहिए रहेंगे। तो आप दोस्तों सबसे पहले स्टेपर मोटर के बारे में सोचते हैं। स्टेपर मोटर जो होती है, एक इसमें हम एक एंगल या एक एक स्टेप में ये वेरी करती है। तो इसलिए ये क्विक स्टार्ट मोटर और भी बोल सकते हैं, क्विक कंट्रोल भी हो जाती है। इसका टॉर्क इजीली कंट्रोलेबल रहता है। तो ये इसका एक रिवॉल्यूशन जो रहता है इस पूरी मोटर का, वो कई स्टेप में रहता है। मान लीजिए यहाँ एक स्टेप एंगल है 2.5 डिग्री, यानी एक स्टेप दिया हमने तो 2.5 डिग्री वो रोटेट होगी। ऐसे ही करके वो 360 डिग्री तक रोटेट होने के लिए हमें कितनी 360 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री के लिए ऐसे ऐसे हमने बहुत सारे स्टेप इसको दिए होंगे, 2.5 के। जब ये कंप्लीट इसका रोटेशन पूरा एक रेवोल्यूशन हुआ होगा, तो स्टेप एंगल जो होता है, स्टेप एंगल 2.5 इसमें दिया हुआ है। तो एक रेवोल्यूशन यानी 360 डिग्री में इसका कितने इसको स्टेप दिए होंगे हमने, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेप। ये कितना निकल कर आएगा आपका 360 डिवाइडेड बाय 2.5, तो कितना हो गया 3600 डिवाइडेड बाय 25। तो इतने नंबर ऑफ स्टेप हमने एक रेवोल्यूशन के लिए दिए हैं। मान लीजिए ऐसे ही 25 रेवोल्यूशन आपको लगाने हो, तो आप उन्हें कितने स्टेप दिए होंगे। तो ये तो है दोस्तों, एक रेवोल्यूशन में के लिए हमने इतने स्टेप दिए हैं। मान लीजिए हमें 25 करना हो, तो 25 के लिए किसका हो जाए, 25 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 25। तो ये आपका 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपका जो आएगा वो होगा 3600। तो इसका सही आंसर कितना है, 3600 इसका सही आंसर है। दोस्तों, एक और क्वेश्चन इसमें कभी कभार बन जाता है। स्टेप एंगल निकालने के लिए कई बार हमें मोटर में नंबर ऑफ फेज दिए होते हैं और रोटर पर कितने टीथ हैं, नंबर ऑफ टीथ ऑन रोटर, जैसे हम बोल सकते हैं NR और M। यदि मान लीजिए इसमें फेस हैं, तो आपका जो स्टेप एंगल का फॉर्मूला होगा, ये दोस्तों गेट में भी आया हुआ है और कई बार ये छोटे एग्जामों में भी मैंने देखा है। स्टेप एंगल के लिए इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होता है 360 डिवाइडेड बाय M इंटू NR, यानी 360 डिवाइडेड बाय फेस M एंड NR ये है यहाँ पर आपके नंबर ऑफ टीथ ऑन रोटर। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कंडक्टर आर मोर सुटेबली फॉर इंडोर एंड आउटडोर वायर केबल। तो केबल में जो हमारा वायर यूज़ होता है वो एनील्ड कॉपर होता है। इसको हम हल्का सा कॉपर कुछ गर्म करके उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर इसको बनाते हैं और ये जो मटेरियल होता है नॉर्मली इजीली मोड़ सकते हैं इसको हम, इसलिए केबल और वायर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टार में आपके 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं अगले क्वेश्चन में, और बोला है आपको कि यदि इसको हमने डेल्टा कनेक्शन कर दिया
तो डेल्टा कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो यहाँ यदि ये रेजिस्टेंस R है, ये R है, तो ये डेल्टा कनेक्शन में यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 3R हो जाती है। तो यहाँ हमारा जो पर ब्रांच का जो रेजिस्टेंस था वो 100 ओम था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3R हो जाएगा, यानी 300 ओम हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन के लिए, क्योंकि बेस तो उसका वही है इसका आंसर निकालने का। और अगला क्वेश्चन है, टू कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 5 हेनरी एंड 4 हेनरी रिस्पेक्टिवली आर मैग्नेटिकली कपल्ड, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल इज 2.5। तो यहाँ आपको सिंपली फॉर्मूला याद है कि कपलिंग कोफिशिएंट के इक्वल टू होता है m डिवाइडेड बाय रूट के अंदर L1 L2। मैं दोस्तों कल ही जो पेपर डिस्कस किया था उसी में से ही या उसी से रिलेटेड इसमें 4 या 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मिलने के चांसेस रहते हैं दूसरे एग्जामों में, इसलिए नॉलेज के साथ पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे पावर ग्रिड के पेपर में सॉल्व करा चुका हूँ इसके पहले, तो उसके लिए प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ। पावर ग्रिड जेई क्वेश्चन पेपर नाम से प्लेलिस्ट है उसकी, जिसमें आप उन पेपरों को देख सकते हैं। कोडिंग एंगल फॉर एलिमिनेटिंग द फिफ्थ हार्मोनिक्स शुड बी। तो कोडिंग एंगल जो होता है वो दोस्तों यहाँ से निकल कर आता है, ये होता है cos n अल्फा बाई 2 इक्वल टू जब 90 रखते हैं, यानी सॉरी यहाँ ये कोडिंग एंगल के लिए हम यहाँ से इक्वेशन निकाल रहे हैं इसमें, तो ये पिच फैक्टर के लिए जो फॉर्मूला होता है उससे हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। ये cos n अल्फा बाई 2 होता है यहाँ पर, तो जिस हार्मोनिक्स को हमें हटाना होता है उसके इस वैल्यू को हम 90 के इक्वल लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ यदि हमें यहाँ पर आप देखेंगे कि फिफ्थ हार्मोनिक्स को हटाने के लिए कितना एंगल होगा, तो वो होगा यहाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे थे कि n अल्फा बाई 2 इक्वल टू 90 हमें रखना है। यहाँ पर n वो है जो हार्मोनिक्स हमें हटाना है यहाँ पर, तो पांचवें हार्मोनिक्स को हटाना है, तो 5 अल्फा बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। तो अल्फा आपका कितना निकल कर आएगा, ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 5। 180 डिवाइडेड बाय 5 जब आप करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा 6। 36 डिग्री एंगल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब जब आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ इन्होंने आंसर दिया हुआ है 30, जो कि यहाँ गलत है। इसका आंसर कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। पर थ्योरेटिकली जो हमारी जब मशीन की डिजाइन होती है तो वहाँ पर हम क्या लेके चलते हैं, एक तो 36 और ये तो होता है फिफ्थ हार्मोनिक्स के कारण, ऐसे ही एक और सेवेंथ हार्मोनिक्स भी रहता है इसमें। सेवेंथ हार्मोनिक्स के कारण कितना होता है, तो सेवेंथ हार्मोनिक्स के लिए आप निकाल सकते हैं 7 अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 180। तो यहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये सेवेंथ के लिए होता है। तो जब हम मशीन के डिज़ाइन करते हैं तो उसमें दोनों हार्मोनिक्स को हटाने के लिए हम 30 डिग्री वहाँ पर ले लेते हैं, पर क्वेश्चनों में एग्जैक्ट वैल्यू ही इसका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर 36 डिग्री होना चाहिए, जो कि यहाँ गिवन नहीं है। तो यहाँ पर आंसर इनमें से चारों में से कोई भी आंसर नहीं है। For a specific wiring in a building, the full load current is 7.5 ampere. What will be the permissible insulation resistance to earth for 240 volt system of supply? तो दोस्तों यहाँ एग्जैक्ट आंसर निकालना मुश्किल है, क्योंकि वैसे तो वायरिंग के केस में हम जब लेके चलते हैं तो वहाँ पर 0.5 मेगा ओम रेजिस्टेंस पर 1 kV के लिए होता है। यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपके
0.125 मेगा ओम के इक्वल आएगा, पर इसमें मिनिमम रेजिस्टेंस जो है वो 0.16 मेगा ओम ही है। तो इसलिए हम इसका आंसर लेके चल रहे हैं 0.16 मेगा ओम। और ये इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं होता है यहाँ पर निकालने के लिए, सिंपली आप वायरिंग के केस में 0.5 मेगा ओम लेके चलेंगे पर 1 kV या 1000 वोल्ट के लिए। तो 1000 वोल्ट के लिए आप कितना होगा आपका आंसर 0.5 मेगा ओम। तो ऐसे ही 240 के लिए कितना होगा, तो डिवाइडेड बाय 240 जब इसको करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो लगभग आता है 0.125 मेगा ओम के। एग्जैक्ट इसका आंसर यहाँ से मैच नहीं हो रहा था। तो ये इंसुलेशन के केस में आप एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट प्रैक्टिस द लैंड रिक्वायर फॉर 132 kV सब स्टेशन, 132 kV सब स्टेशन के लिए 10 एकड़ लैंड होना चाहिए। और कल ही हमने एक क्वेश्चन इसमें एक और देखा था एसएससी में जो आया था 400 kV के लिए इसका कितनी एकड़ लैंड उसके लिए एकड़ चाहिए, तो वो 50 एकड़ लगभग एरिया होना ही चाहिए जब आप 400 kV सब स्टेशन वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। वेबर इज द यूनिट ऑफ, तो वेबर की वेबर किसकी यूनिट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ एक और चीज़ आपको दी हुई है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस किसका रेशियो होता है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स एमएमएफ डिवाइडेड बाय फ्लक्स का रेशियो होता है, या ये L/μ0 μr ए। ये भी कई बार क्वेश्चनों में डायरेक्ट पूछा गया है, बहुत बार ये रिलक्टेंस का फॉर्मूला पूछा जाता है। तो ये ऑप्शन से आप कुछ कुछ पॉइंट यहाँ देख सकते थे। अगला क्वेश्चन है ये फेजर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर दैट रिप्रेजेंट, तो फेजर में क्या क्या क्वांटिटीज गिवन होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक फेस मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल कितना है और उसकी मैग्नीट्यूड कितना है, ये फेजर में गिवन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मेथड ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग, तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग हम मोस्टली ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे, तो ट्रांसफार्मर में या हम न्यूट्रल ग्राउंडिंग करते हैं। तो जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग होती है ये बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं। एक तो होती है जैसे सॉलिड अर्थिंग होती है ना, सॉलिड ग्राउंडिंग होती है, एक रिएक्टेंस ग्राउंडिंग होती है, एक रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग भी होती है यहाँ पर, है ना, और एक और होती है ट्रांसफार्मर ग्राउंडिंग। ट्रांसफार्मर ग्राउंडिंग होती है एक, और एक और जो होती है वो होती है पीटरसन कॉइल जो रहती है, पीटरसन कॉइल बाइंडिंग, पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग। तो ये कुछ ग्राउंडिंग थी दोस्तों। होता क्या है नॉर्मली कि जैसे कि आपकी दो पोल है, यहाँ पर आपकी तीनों बाइंडिंग लगी हुई हैं यहाँ पर, और आपका एक कोई सब स्टेशन था, यहाँ ट्रांसफार्मर में आपने पीटरसन कॉइल मान लीजिए इस्तेमाल की हुई है, जिसको कि हमने ग्राउंड किया हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपका ये कोई फेस, यहाँ आर बाई और बी तीन फेस हम लेके चल रहे हैं। तीसरा फेस जो बी फेस है वो मान लीजिए उसमें से फॉल्ट हो जाता है और वो ग्राउंड के टच में आ जाता है। दोस्तों होता क्या है कि इन तीनों कंडक्टरों में कुछ कुछ कैपेसिटेंस होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ये कैपेसिटेंस के कारण यहाँ जैसे ही ये फॉल्ट होता है, जैसे ही ये ग्राउंड का फॉल्ट होता है, तो यहाँ पर एक आर्क, ये जो चार्जिंग करंट है इसका, ये चार्जिंग करंट, या हम इसको लेके चलते हैं IC, ये चार्जिंग करंट भी इसमें फॉल्ट में आ जाता है। और ये चार्जिंग करंट के कारण आप देखेंगे कि जब ये फॉल्ट होता है, ये चार्जिंग करंट आपका ग्राउंडेड होता है, इसका वोल्टेज 0 हो जाता है, इसमें से करंट काफ़ी ज़्यादा फ्लो होता है। तो ये IC और यहाँ का पीटरसन कॉइल का L, यानी इसमें इंडक्टेंस यूज करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को IL और IC रेजोनेंस की कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, IL IC एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो चार्जिंग करंट के कारण जो यहाँ आर्क ग्राउंडिंग की जो कंडीशन आती है, यहाँ होता क्या है कि ये फॉल्ट यदि आपका क्लियर भी हो जाता है तब भी इस कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में इस चार्जिंग कैपेसिटेंस के चार्जिंग करंट के कारण एक आर्क जनरेट होता है, और वो आर्क एकदम एक्सटिंग्विश होता है और
फिर से जनरेट होने लगता है। तो इसके कारण क्या होता है कि आपकी जो बाई और बी फेस हैं, बाई सॉरी आर और बाई फेस जो हैं आपके, इनमें भी कुछ इफेक्ट इस सर्ज का इफेक्ट आता है, जिसके कारण इनका भी वोल्टेज अलग अलग हो सकता है या इसमें सर्जेस आ सकते हैं। आपकी डिवाइस जो इससे कनेक्टेड है वो अफेक्ट हो सकती हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया कि इसको हटाने के लिए, इस चीज़ के चार्जिंग करंट के इफेक्ट को हटाने के लिए हम पीटरसन कॉइल एल, जो कि एक आयरन कोर रिएक्टर रहता है, आयरन को रिएक्टर रहता है, जिसको कि अलग अलग चार्जिंग करंट के लिए हम इस एल को वेरी कर सकते हैं। तो जितना चार्जिंग करंट होगा उस हिसाब से हम एल को वेरी कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा पीटरसन कॉइल का इफेक्ट, यदि हम इस चार्जिंग करंट को हटाना चाह रहे हैं। तो होता क्या है कि पीटरसन कॉइल, ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है दोस्तों, कि पीटरसन कॉइल किसके लिए यूज होती है। तो आर्क सस्पेंशन, आर्क ग्राउंडिंग की कंडीशन को हटाने के लिए हम इसको उपयोग में लेते हैं। और दोस्तों पीटरसन कॉइल की जगह हमने मान लीजिए रेजिस्टेंस अर्थ ग्राउंडिंग करके रखे हैं उस न्यूट्रल की, जो 3 फेस हमारा ट्रांसफार्मर कनेक्शन था उसके न्यूट्रल को हमने ग्राउंडेड किए हुए हैं बाय द रेजिस्टेंस। तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। ऐसे ही यदि इसकी जगह हम इंडक्टर लेके चलेंगे तो उसको हम रिएक्टेंस ग्राउंडिंग बोलते हैं। लेकिन रिएक्टेंस और पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंस रहेगा। तो पीटरसन कॉइल के इंडक्टेंस को हम चार्जिंग करंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पीटरसन कॉइल में टैप होते हैं, जबकि रिएक्टेंस में ऐसा नहीं होता है। फॉल्ट करंट भी जो रहता है दोस्तों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस होता है। तो जब हम यहाँ रिएक्टेंस इस्तेमाल करते हैं सब स्टेशन में इसके न्यूट्रल को ग्राउंड करने के लिए, तो यहाँ जो हमारा फॉल्ट करंट है वो भी कम होता है, और साथ में जो कैपेसिटेंस करंट का जो इफेक्ट आ रहा था, जिसके कारण आर्क ग्राउंडिंग की कंडीशन आ रही थी, वो भी हट जाता है। तो हमने कौन कौन सी ग्राउंडिंग देख ली यहाँ पर, सॉलिड ग्राउंडिंग देख ली, रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग देख ली, रिएक्टेंस ग्राउंडिंग देख ली, और एक पीटरसन कॉइल वाली भी ग्राउंडिंग देख ली। अब एक और जो ग्राउंडिंग होती है वो होती है ट्रांसफार्मर ग्राउंडिंग। ट्रांसफार्मर ग्राउंडिंग, ट्रांसफार्मर ग्राउंडिंग में दोस्तों क्या होता है कि कई बार हमारा सिस्टम, मान लीजिए हमारा सिस्टम डेल्टा कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम होने के कारण इसमें न्यूट्रल तो है नहीं। तो न्यूट्रल, ऐसे सिस्टम को भी हमें सेव करना है सर्ज से, उसकी इंसुलेशन फेल्योर से, उस इक्विपमेंट की सेफ्टी करना है। तो यहाँ हमें इसको भी ग्राउंडेड करना है। तो इसको हम कैसे ग्राउंडेड करेंगे, तो हम इसको ग्राउंड करने के लिए एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि ट्रांसफार्मर ग्राउंडिंग बोलते हैं। ये इसमें जो कनेक्शन रहते हैं वो अपोजिट रहते हैं। आपका जो सिस्टम है, आपका यदि मान लीजिए डेल्टा है, तो इसमें जो कनेक्शन रहेंगे वो रहेंगे स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा इसमें कनेक्शन इस्तेमाल होगा, या जिगजैग कनेक्शन भी इसमें इस्तेमाल होता है। तो ट्रांसफार्मर ग्राउंडिंग में स्टार डेल्टा या फिर जिगजैग कनेक्शन भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी आपकी 4-5 तरीके की ग्राउंडिंग। और दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एसएससी और भी बहुत सारे एग्जामों में मैंने देखा है, वो है सॉलिड ग्राउंडिंग की वोल्टेज रेटिंग। तो सॉलिड ग्राउंडिंग कितने वोल्टेज तक इस्तेमाल कर सकते हैं हम, तो ये लेस देन होता है 600 वोल्ट। 600 वोल्ट तक के लिए हम सॉलिड ग्राउंडिंग करते हैं। रजिस्टेंस के लिए एक और अगला क्वेश्चन जो इसमें काफ़ी ज़्यादा बार आता है वो है रजिस्टेंस ग्राउंडिंग। रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग में जो वोल्टेज रहता है वो 3.3 kV टू 11 kV वोल्टेज, यहाँ पर इतनी रेटिंग के लिए हम रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे बहुत सारे क्वेश्चन जो इसमें ग्राउंडिंग से रिलेटेड बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 फेस इंडक्शन मोटर, जिसके की पोल 4 दिए हैं, 50 हर्ट्ज पर वो उसकी फ्रिक्वेंसी है। यदि स्लिप 4% है तो रोटर की गति क्या होगी। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, स्लिप आपको दी हुई है यहाँ NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। NS आपकी निकाल लेंगे आप 120, F आपको 50 दी हुई है, पोल कितने दिए हैं 4। यहाँ से आप इसको निकालेंगे तो आपकी NS हो जाएगी 1500, NS 1500 है, स्लिप आपको 4% है, तो आप 4% यानी 0.04 आपकी स्लिप दी हुई है, इक्वल टू 1500 जो हमारी NS थी, माइनस NR डिवाइडेड बाय
NS यानी 1500, तो यहाँ NR आप निकालेंगे तो वो होगी 1440। अगला क्वेश्चन है ये DC वोल्टेज सोर्स। दोस्तों ये इस टाइप के वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं और यदि आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जो आप सॉल्व कराना चाहते हैं, तो आप मेरी मेल ID नोट कर लीजिए जिस पर आप वो पेपर सेंड कर सकते हैं। और आज ही ये पेपर मुझे सेंड किया गया था जिस पर ये वीडियो मैं आपको बना कर दे रहा हूँ यहाँ पर। और ये मेरी मेल ID है अभी 941573@gmail.com। इस पर आप मुझे कोई भी क्वायरीज हो तो पूछ सकते हैं। और ये आप कोई पेपर हो जो आप डिस्कस करना चाहते हैं या जिसके सॉल्यूशन आपको चाहिए है, तो उसको आप इस मेल ID पर सेंड कर सकते हैं। मैं ज़रूर ही, भले ही 1 दिन 2 दिन लगेंगे मुझे, क्योंकि मैं जैसे ही टाइम मुझे मिलता है तो मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगा। तो इस मेल ID पर आप वो क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं अभी 94AVHI941573@gmail.com। क्वेश्चन है वोल्टेज सोर्स एज ए सोर्स resistance variable from 5 ohm to 25 ohm. It is connected to a load of 10 ohm for maximum power transfer. मतलब सोर्स रेजिस्टेंस शुड बी। यहाँ दिया हुआ है कोई एक सोर्स है जिसका कोई रेजिस्टेंस है जो कि वेरी कर सकता है 5 से 25 तक, और लोड रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 ओम। तो आपसे पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन में कि सोर्स रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए मैक्सिमम पावर एरिया आप डिलीवर करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग लोड का रेजिस्टेंस जो है वो सोर्स के रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ लोड का रेजिस्टेंस कितना दिया होगा आपका 10 ओम दिया हुआ है। तो सोर्स आपका जो 5 से 25 के ओम के बीच में वेरी कर रहा था, तो हम इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, तो 10 ओम ही इसकी वैल्यू रखेंगे, जिससे कि सोर्स और लोड के रेजिस्टेंस दोनों ही बराबर हो जाएंगे। तो मैक्सिमम पावर आपकी यहाँ से सोर्स से ट्रांसफर होगी। रेसिप्रोकेटिंग थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू द सर्किट हैविंग, तो कैन नॉट बी अप्लाइड। तो रेसिप्रोकेटिंग थ्योरम क्या होती है कि मान लीजिए कोई सर्किट एलिमेंट आपको इस तरीके से है, यहाँ वोल्टेज का सोर्स है, कोई एक रेजिस्टेंस यहाँ है, और यहाँ आपका करंट, यहाँ पर करंट सोर्स है। तो रेसिप्रोकेटिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि इस वोल्टेज को आप इस करंट सोर्स की जगह ले आएंगे और करंट को आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, जब इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे और यहाँ पर ये वोल्टेज अप्लाई कर देंगे जितना वोल्टेज यहाँ था, तो यहाँ पर करंट इक्वल होगा जो कि करंट यहाँ पर था। तो मतलब कि आपके सिस्टम में वोल्टेज और करंट में रेसिप्रोसिटी यहाँ पर शो कर रहा है कि इनकी सोर्स चेंज कर देने के कारण भी आपकी वहाँ पर क्वांटिटीज चेंज नहीं होगी यदि आपके सिस्टम में कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है। तो यदि कोई डिपेंडेंट सोर्स होगा तो ये अप्लाई नहीं होगी। तो यही आपसे पूछा है कि क्या नहीं होना चाहिए, तो डिपेंडेंट सोर्स उसमें नहीं होना चाहिए। कंसिडर द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनवैलिड ड्यूल पेयर। ड्यूल पेयर यानी जस्ट अपोजिट। तो जैसे रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। इंडक्टेंस का अपोजिट कैपेसिटेंस होता है। वोल्टेज का करंट। किसके साथ ड्यूलिटी शो नहीं हो सकती है, तो वो है इम्पीडेंस और रिएक्टेंस। ये दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। विच ऑफ द ओनली promising solution of feeding the field winding of a large turbo generator। यदि लार्ज टर्बो जनरेटर है लगभग 500 मेगावाट यूनिट का, तो वहाँ पर जो उसकी फील्ड वाइंडिंग को आप जो सप्लाई डीसी देते हैं वो किसकी सहायता से देंगे, तो वो ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम के द्वारा हम उसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करेंगे। Which of the following application of electrolysis is not covered under electrodeposition? electrodeposition मतलब क्या है कि हम किसी एक मटेरियल के ऊपर एक और मटेरियल की लेयर को ला रहे हैं, यानी डिपॉजिट कर रहे हैं। तो इन चारों मेथड में से कौन सी ऐसी मेथड है जिसमें एक मटेरियल के ऊपर हम दूसरे मटेरियल को नहीं लाते हैं इस प्रोसेस में? तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे आप इलेक्ट्रोफेसिंग, इलेक्ट्रोफॉर्मिंग
और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन तीनों ही कंडीशन में किसी एक मटेरियल के ऊपर हम दूसरी मटेरियल की लेयर को लाते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रो डिपोजिशन होता है इन तीनों मेथड में, लेकिन इलेक्ट्रो पॉलिशिंग जो होता है वो जस्ट इसके अपोजिट होता है। इलेक्ट्रो पॉलिशिंग में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ जैसे एक कोई मटेरियल था, उसके ऊपर किसी दूसरे मटेरियल की लेयर थी, तो इस दूसरे मटेरियल को हम यहाँ से ले जाते हैं, यानी उस मटेरियल का जो डिपोजिशन हुआ है उसको हम अलग करते हैं, ये ना कि इस पर हम डिपॉजिट करते हैं। तो ये जस्ट ऐसे अपोजिट बिहेव करेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के, नॉन प्लेटिंग बोल सकते हैं इसे हम। तो ये इलेक्ट्रोपॉलिशिंग ही होता है। अगला क्वेश्चन है, दो आपको वेवफॉर्म दी हुई हैं, V1 इक्वल टू -10 cos ओमेगा टी प्लस 15 डिग्री, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है V2 इक्वल टू 12 sin ओमेगा टी -10 डिग्री। तो इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो फेज डिफरेंस के लिए सबसे पहले आपको एक जैसे वेवफॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा, जैसे ये साइन के फॉर्म में है तो इसको भी हम साइन के फॉर्म में इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो साइन के फॉर्म में इसको बनाने के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आपका जो फॉर्मूला यहाँ पर होता है, जैसे साइन के लिए साइन थीटा -90, ये किसके इक्वल होता है दोस्तों, ये माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है, माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। थीटा मान लीजिए हमने इसको ओमेगा टी प्लस 50 को मान के रखे हैं, तो जब हम इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो साइन में कन्वर्ट करने पर हमें क्या दिखाई पड़ेगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा साइन थीटा, थीटा है यहाँ पर ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री -90, ये हमारी इक्वेशन साइन के फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख लिया। तो ये किस में होगी, साइन ओमेगा टी प्लस 50 -90, तो 50 -90 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, -40 बचेगा यहाँ पर। तो अब आपकी इक्वेशन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी साइन ओमेगा टी -40 डिग्री। दूसरी आपकी जो इक्वेशन थी वो थी V2 इक्वल टू 12 साइन ओमेगा टी -10, तो यहाँ दूसरी इक्वेशन को हम देख लेंगे साइन ओमेगा टी -10। यहाँ हमें मैग्नीट्यूड से ज़्यादा मतलब नहीं है, केवल हम इसके एंगल को देखेंगे क्योंकि फेज डिफरेंस हमें इसी से मालूम चलेगा। तो एक वेव दिख रही है आपको ओमेगा टी -40, एक है ओमेगा टी -10 डिग्री। अब आप एक फेजर डायग्राम आप यहाँ पर बना लीजिए, आर वाई बी कोई आपको तीन क्वांटिटी, सॉरी यहाँ पर हम एक कोई बेस लेके चलते हैं, मान लीजिए इसको हमने बेस लेके चले हैं। अब आप देखेंगे कि पहली वेव जो है हमारी ओमेगा टी -40 है, ओमेगा टी -40 है, तो ये माइनस है जब, तो एंटी इसमें डायरेक्शन में हम जाएंगे इसको, तो यहाँ मान लीजिए आपकी एक है जो कि -10 पर है, तो इसका एंगल आपने 10 ले लिया। दूसरी वेवफॉर्म को इंडिकेट कर रहे हैं जब हम किसी बेस के रिस्पेक्ट में, तो उसका एंगल कितना है, तो ये है दोस्तों 40। एक का आपका -10 था, एक का आपका -40 था, विथ रिस्पेक्ट टू किसी रेफरेंस के लेके चलेंगे हम, तो ये हो गया आपका, एक 10 पर है और एक 40 पर है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अब ये फर्स्ट वेव फॉर्म और सेकेंड वेव फॉर्म के बीच का एंगल कितना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा दोनों के बीच का, क्योंकि ये 10 है और ये 40 है, तो आपका कितना आ गया 30 डिग्री। तो इसका सही आंसर कितना है 30 डिग्री। तो ऐसे वेवफॉर्म भी आपको कई बार फेज डिफरेंस निकालने के लिए बोल दिए जाते हैं, और आप एग्ज़ाम टाइम में इतना नहीं ले पाते हैं जल्दी लोड, तो कई बार गलत भी कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, और दोस्तों आपका लाइक का ही मुझे और आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। यदि आपको कोई डाउट है, कोई पेपर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर मुझे भेजा करें। अगला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस स्विचिंग इज नॉर्मली रिस्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो रेजिस्टेंस अर्थिंग हम कौन सी सर्किट ब्रेकर में करते हैं, तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में करते हैं। रेजिस्टेंस स्विचिंग होती क्या है दोस्तों, तो जैसे कि आप सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं
आपकी ये दो यहाँ पर कॉन्टेक्टर हैं, इन दो कॉन्टेक्टरों के बीच में एक रेजिस्टेंस हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही आप ये सर्किट अलग करते हैं, जो कॉन्टेक्टर अलग करते हैं, तो कॉन्टेक्टर जब अलग करते हैं तो इनके बीच आर्क जनरेट होता है और इस आर्क के थ्रू ही इसमें करंट फ्लो होता है। तो इस करंट को हम क्यों ना एक रेजिस्टेंस के थ्रू इंसर्ट कर दें। आई स्क्वायर आर लॉस के कारण ये पावर लॉस होगा और ये जल्दी आपका आर्क जो है जल्दी बुझ जाएगा, आर्क जल्दी खत्म होगा, एक्सटिंग्विश होगा, तो जिसके कारण आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो इफेक्टिवली वर्क कर पाएगा। तो ये रेजिस्टेंस स्विचिंग होगी और ये किस में इस्तेमाल करते हैं हम, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। सिंपल एक रेजिस्टेंस इंसर्ट किया हुआ है हमने दोनों कॉन्टेक्टरों के बीच में। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए स्पेसिफिक वायरिंग इन अ बिल्डिंग द फुल लोड करंट इज 10 एम्पियर, व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल लीकेज करंट। तो लीकेज करंट किसी भी सर्किट में होता है 1/5000, 1/5000वां हिस्सा होता है उसके रेटेड करंट का। तो ये 10/5000 इसका इतना एम्पियर इसका लीकेज करंट होता है या परमिसिबल है इतना। तो रेटेड करंट का 5000वां हिस्सा कितना हो जाएगा, तो ये होगा 0.002 एम्पियर। जर्मेनियम परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ जर्मेनियम एटम विल बी, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। अब आप जर्मेनियम और सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर आपको मालूम होना चाहिए। तो सिलिकॉन के लिए जो होता है वो होता है 14 और जर्मेनियम के लिए कितना होता है, ये होता है 32। जब इनको आप इनकी विन्यास में चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो विन्यास में जब इसको चेंज करेंगे तो ये होगा 2, 8 एंड 4। यहाँ आप देखेंगे तो ये होगा 2, 8, 18 एंड 4। तो इनकी जो आउटर वाली नंबर ऑफ बाहरी कक्षा में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट जो क्लास में इनके फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो हैं 4 और 4। तो दोनों में ही सिलिकॉन और जर्मेनियम में दोनों के एटॉमिक नंबर आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ कितना होगा, सही आंसर इसका होगा 4। In a DC motor, the mechanical output power actually comes from, तो DC मोटर में आउटपुट पावर किससे जनरेट होती है, ये होती है इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर। इलेक्ट्रिकल इनपुट जितनी हमने पावर दी है उसमें से कुछ लॉस के बाद ही आपको मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगी, किसके द्वारा ही जनरेट हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल पावर के द्वारा ही हो रही है। और मैकेनिकल पावर का जो फॉर्मूला होता है वो था बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट। ये दोस्तों कल इसका हमने एक फॉर्मूला सॉल्व किया था एसएससी का। इस साल के जो पेपर हैं उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैंने अपलोड किए हुए हैं। और बहुत सारे स्टेटों के पेपर जो मैं पहले इसमें अपलोड कर चुका हूं वो सारी वीडियो आप देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। लगभग इसमें 15 से 20 क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिख जाएंगे, डायरेक्ट रिपीटेड रहते हैं पुराने पेपरों से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वोल्टेज स्तर का एक मान द्वितीयक वोल्टेज वितरण प्रणाली का है। तो द्वितीयक वोल्टेज जो रहता है वो होता है 415 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल इज, दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने अभी 5 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था। एलिमिनेशन के 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एलिमिनेशन के, उनके ऊपर डिस्कस किया था। उसमें ये क्वेश्चन भी था जिसको मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ था। चाहे तो आप 75 क्वेश्चन वाली वीडियो देख सकते हैं, और यहाँ मैं इसको एक बार सॉल्व करके भी बता देता हूँ कि कैसे ये आपका 4 पाई होता है। तो ये मान लीजिए आपकी सोर्स है, और सोर्स से आपने कोई सॉलिड एंगल है, कोई एक गोलाकार कोई सतह है, यहाँ आपकी ये इसकी रोशनी इसके सोर्स के द्वारा लाइट इसके ऊपर जा रही है। तो यहाँ जो हमारा सॉलिड एंगल होता है वो सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है उस सतह का एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, उस सतह की से डिस्टेंस। यदि आप लार्जेस्ट केस में चल रहे हैं तो लार्जेस्ट केस में हम ऐसा लेके चलते हैं कि उसकी जो गोला है उसकी रेडियस जो है वो इसकी डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो यहाँ पर आप गोले का जो है एरिया लेके चलेंगे वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर, ये दोनों हम इसको सेम लेके चलेंगे तो लार्जेस्ट पॉसिबल केस के लिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो आपका जो एंगल निकल कर आएगा वो होगा 4 पाई। एक लूप जिसमें कोई दूसरा लूप नहीं होता है, तो मैश जो रहता है आपका नेटवर्क थ्योरी में आप देखेंगे तो मैश के अंदर कोई लूप नहीं रहता है, या एक ऐसा लूप जिसके अंदर और कोई लूप ना हो, उस लूप को ही हम मैश बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, मैश होगा। अगला क्वेश्चन है द फ्लो मीटर विच कैन नॉट मेजर द बाई डायरेक्शनल फ्लो। तो बाई डायरेक्शनल फ्लो कौन सा मेजर नहीं करता है? तो वो टरबाइन फ्लो मीटर होता है। बाकी जितने भी ये दिए हुए हैं फ्लो मीटर वो सभी बाई डायरेक्शनल फ्लो होते हैं। ये थे 25 क्वेश्चन दोस्तों। इसके आगे मैं बहुत सारी वीडियो और बना रहा हूँ जिसमें कि आप सेकंड या थर्ड पार्ट में इसके पूरे क्वेश्चनों को लगभग कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन और उनको एक्सप्लेन करना भी होता है तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं। और आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।